हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसका एक और नाम हम जानते हैं जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हम और कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी तक हम पढ़ते क्या आए हैं कि हम अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि हम कोई भी रिजिड बॉडी का, जैसे कि हम रोटेशनल में पढ़ रहे थे। रोटेशनल में क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को हम कह सकते हैं कि यह सॉलिड हो सकता है। रिजिड बॉडी को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक सॉलिड हो सकता है। सॉलिड इसका कहते हैं, सॉलिड का काम क्या होता है कि इसको हम, इसके शेप एंड साइज जो है इसका कैन नॉट चेंज। इसके शेप और साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, परंतु जैसे ही हम इसका शेप एंड साइज चेंज करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि हम इस सॉलिड के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को हम सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड जो है शेप एंड साइज उसका चेंज नहीं हो सकता। शेप एंड साइज चेंज करने के लिए हम उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्सटर्नल फोर्स को हम आज नाम दे देते हैं जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। इसका नाम हम दे देते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। और इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब यह होता है कि यदि हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है या फिर हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी में अगर कोई भी वस्तु, कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में कोई भी अगर चेंजेस आ जाता है, चाहे शेप एंड साइज में चेंजेस आए चाहे दोनों में भी आ जाए, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। परंतु हमारा सॉलिड क्या कहता है, कोई सॉलिड है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई भी सॉलिड हो गया, उस सॉलिड को हम ये तो कह सकते हैं उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं कर सकते, परंतु ऐसा तो नहीं। ये तो हमारा बस एक क्या है, मनगढ़ंत कहानी है। ये कहानी है, बस अच्छा लगता है। परंतु अगर हम एक इसको प्रैक्टिकली देखें, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम किसी भी, कोई भी सॉलिड हो, चाहे कोई भी, जैसे कि हम मान लेते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग भी तो सॉलिड है। स्प्रिंग को हम एक फोर्स लगाते हो तो बढ़ता चला जाता, बढ़ जाता है। तो हम प्रैक्टिकली देखें कि कोई भी आपके पास, कोई भी हमारे पास रिजिड बॉडी हो या फिर उसको हम कह देते हैं सॉलिड है, कोई भी रिजिड बॉडी है, सॉलिड है, तो इस सॉलिड के ऊपर हम जो फोर्स लगाते हैं, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी फॉर चेंज इट्स shape and size or both this external force 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 is called, this external force is called deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आया बच्चों? ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी हो या फिर सॉलिड बॉडी हो, उसको शेप एंड साइज उसके कोई चेंज नहीं कर सकते, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हमने प्रैक्टिकली देखा कि अगर कोई भी एक रिजिड बॉडी है, उसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जैसे ही करते हैं तो उसके हम देखते हैं शेप एंड साइज है, दोनों में भी चेंजेस, परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। उस चेंजेस को, जो एक्सटर्नल चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। बातें क्लियर है ना? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद तो अब हमने बता दिया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद आता है कि जब हमको डिफॉर्मिंग फोर्स का भी हमने समझा दिया कि शेप एंड साइज क्या उसका चेंज करने, तो उसके बाद आता है एक वर्ड आता है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या कहता है कि यदि हम किसी भी, कोई भी, अगर हमारे पास रिजिड बॉडी है या फिर सॉलिड बॉडी है, तो उसको हम उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन करना चाहे तो जो उस चेंजेज का अपोज करे, उस चेंजेज का जो हम शेप, उसके शेप एंड साइज, कोई भी बॉडी हो गया, चाहे जैसे कि अगर हम अपने लेते हैं जैसे कोई स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने खींचा, स्प्रिंग खींच गए, परंतु जैसे स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं तो पुनः अपनी जो उसका शेप एंड साइज रहता है, जो शेप रहता है, वो शेप साइज रहता है, वो तुरंत अचीव कर लेता है। तो इलास्टिसिटी क्या कहता है? इलास्टिसिटी यह कहता है कि यदि हमारे पास कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, या फिर हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो अपने शेप एंड साइज का टोटली अपोज है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की हमने दो डिफिनीशन दिखाया है। इस डिफिनीशन क्या कहता है? पहला डिफिनीशन कहता है द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंजेस इन इट्स शेप एंड साइज एंड ऑफ अ बॉडी। क्या कह रहा है कि यदि हमारे इसकी क्या है, एक प्रकार की टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी क्या करता है, किसी भी बॉडी का वो अपना शेप एंड साइज का, कोई भी शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस को होने से रोकता है या फिर रोकने का प्रयास करता है। दूसरा दूसरा हमने क्या लिखा है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स का, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स हो सकता है, करेक्ट, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। दोनों बात सही, दोनों इलास्टिसिटी, परंतु हम एक बात देखते हैं, इसका एग्जांपल खूब बढ़िया एग्जांपल है स्टील। इसका खूब बढ़िया एग्जांपल है क्या? स्टील। इसको हम एग्जांपल के रूप में क्या लिख देते हैं? स्टील। स्टील क्या है कि स्टील को जैसे ही हम किसी, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई स्टील है, स्टील का कोई तार, इसको हम खूब बढ़िया से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसको खींचा, खींचने के बाद हम देखते हैं तुरंत सट से पहुंच जाता है अपने पास। अपनी जो इसका जो क्या करता है, अपनी जो शेप एंड साइज उसका जो होता है, उसको क्या करता है, चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है, टोटली अपोज करता है। ये स्टील का काम। परंतु सेम कहानी यहां ये भी कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि हमने स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग को खूब बढ़िया से हमने होमोज खींचा, उसके बाद जैसे ही खींचा, उसके बाद खींचने के बाद हम देखे तो जैसे उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स हमें लगा, तुरंत अपने साइड। एग्जांपल में हम रबर ले सकते हैं, रबर को हम, ये तो अपोज नहीं करता है, वाले में कह रहा है कि अपने शेप एंड साइज में जो उसका अपोज, कोई भी चेंजेस होने का ही अपोज कर दे। और दूसरे में क्या कर रहा है कि यह कह रहा है कि वो तो होने में तो हो जाए, शेप एंड साइज में चेंजेस होने तो हो जाएगा, परंतु जैसे उसका हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, तुरंत अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। पुरानी जो उसका चेंजेज होता है, जो उसका पुरानी शेप एंड साइज होता है, जो पुराना पोजीशन होता है, उस पे आकर आ जाता है। इसका एग्जांपल खूब बढ़िया एग्जांपल है, कहते हैं रबर। खूब बढ़िया एग्जांपल इसका रबर। तब बात आती है ये कि स्टील इलास्टिसिटी खूब बढ़िया है या फिर रबर इलास्टिसिटी। एक क्वेश्चन राइज होता है, स्टील और रबर, स्टील और रबर, विच इज मोर इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी, विच इज मोर इलास्टिसिटी। बात, क्वेश्चन तो ये राइज हो गया हमारे पास कि अभी हमने देखा कि स्टील, इस
इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो स्टील खूब बढ़िया इलास्टिसिटी है, और ये वाले सेकंड वाले डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, रबर इलास्टिसिटी है। तो हम किसको माने? तो इसका आंसर है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हमने तो आंसर बता दिया, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। पर रीजन इसका क्या है? रीजन इसका यह है कि स्टील जो होता है, ये स्टील को हम बहुत ज्यादा ही सॉलिड होता है, इसको हम जैसे कितना तोड़ मोड़ रहे हो तो अपने शेप एंड साइज का टोटली अपोज करता है। परंतु रबर क्या होता है कि एक अप टू लिमिट क्या कहता है, जिसे हम कहते हैं कि इसका एक कोई एक लिमिट होता है, जिसे हम कहते हैं अप टू इट्स लिमिट। ये क्या होता है, ये कब तक इलास्टिक रहेगा? जो रबर है, कोई भी अगर स्प्रिंग है, जैसे कि अगर हम कह दें कि खूब बढ़िया से कोई भी जैसे कि हमारे पास कोई एक तार है, तार की स्प्रिंग वाला तार लेते हैं, पतला वाला, जो खूब बढ़िया से उसको हम उसकी खींच दिए, जैसे उसको खींच दिए, खींचने के बाद उसकी एक क्या लिमिट हो जाए, जैसे लिमिट क्रॉस करो तने के तने रह जाएगा, फिर वो पुराना अपनी स्थिति पुराना पोजीशन वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना ही अचीव कर पाएगा, रिगेन कर ही नहीं पाएगा। इलास्टिसिटी कैसे हो पाएगा? इलास्टिसिटी काम है, चाहे वो अपोज करे, चाहे वो अपनी पूरी तरह से, चाहे कितना कुछ भी कितना भी डिफॉर्मिंग उस पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं, वो अपनी पुरानी टेंडेंसी को, पुरानी जो उसका टेंडेंसी है वो तुरंत क्या कर सके, रिगेन कर सके। परंतु ऐसा कुछ नहीं, रबर को अगर खूब बढ़िया से खींच दे तो रबर का डिफॉर्मिंग से एक लिमिट के बाद उसको हम क्या करते हैं, उस खींच दें, खींचने के बाद हम ये देखेंगे तो रबर जो है, चाहे उसको जैसे कि हमने कहा कि स्प्रिंग का तार, उसको खींच दो खूब बढ़िया से, तने तने रह जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, तो कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको फिर छोड़ दो तो फिर वो अपने ही पास रहता है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे अप टू, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे हम अप टू, लिखेंगे अप टू इट्स लिमिट। इसका कोई एक लिमिट होगा, उस लिमिट के बाद, उस लिमिट के बाद होगा कोई इलास्टिसिटी उसमें नहीं रहता। जो लास्ट लिमिट होता है, इट्स जो ये लिमिट है, इस लिमिट को ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का या इलास्टिसिटी लिमिट हो सकता है, ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी, ये जो हमारा, ये तो हमारा तो मनगढ़ंत कहानी है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारा कोई भी यहाँ पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मैटर है, वो प्योरली इलास्टिसिटी नहीं होता है। उसको एक सर्टेन लिमिट के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो लिखा भी है यहाँ पर, अप टू इट्स लिमिट के बाद इलास्टिसिटी ऑफ लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाता है, उसकी अपनी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, लॉस कर देता है। ठीक, लिख सकते हैं हम ऐसे, ऐसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि lose our elasticity property, lose our elasticity property। एक सर्टेन टाइम के बाद, किसी भी समय के बाद ये अपना क्या कर सकता है, इलास्टिसिटी की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको लूज कर सकता, खो देता है। बातें क्लियर कितना? तो हमें समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी एक बार फिर से हम दोहराएंगे क्या कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय योर बॉडी। एग्जांपल में हमने स्टील लिया था। अभी आप लोग सोचेंगे कि कौन सा डिफिनेशन हम सही माने, कौन सा किसको अच्छा माने। दोनों डिफिनेशन इज करेक्ट, दोनों डिफिनेशन बढ़िया है, दोनों डिफिनेशन अच्छा है, परंतु अगर बात आती है कि कौन सा खूब बढ़िया इलास्टिसिटी है,
तो हम कहेंगे स्टील और रबर में स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर हमारा हमेशा एक अच्छा इलास्टिक ना होकर के स्टील अच्छा इलास्टिक। बातें क्लियर? तो हम इसको रफ कर दें अब। चलिए ओके, तो हम देखते हैं, मान लिया कि एक एग्जांपल है जो हमारे एनसीईआरटी लगभग में समझाता रहता है। एक एग्जांपल लेकर कि जैसे कि हम हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, हमने कुछ ऐसे इस तरीके से रख दिया इसको। जैसे इस मॉलिक्यूल्स को हमने रखा, इसके बाद हमने देखा कि इसको हमने एक स्प्रिंग के सहारे जोड़ दिया, जो कि सभी मॉलिक्यूल्स कुछ इसी तरह से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर सॉरी ये बन गया। ओके, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से आपस में बंधे हुए, जिसे हम ये जो बंधे हुए हैं एक मॉलिक्यूल्स, अगर हम देखें तो ये किसी भी अगर मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ के हम खींचे, जैसे कि एक मॉलिक्यूल पकड़ खींचे, चीनी से खींचे, तुरंत ये खींच करके आएगा। जैसे हम इसके फोर्स से डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे हमने फोर्स हटाया, तुरंत अपनी व्यवस्था में आ जाता है, तुरंत आ जाता है। तो इस जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल पर हमने क्या किया, एक हमने कह दे इसको हम कह सकते हैं एक फोर्स से हमने इसको खींचा। कुछ समय के बाद ये तो खींचने के बाद जैसे हमने कहा, उसके बाद ये आएगा यहाँ पर, उसके बाद सन में से ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, ये हमारा है डीफॉर्मिंग फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स। इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स है। इस पे लगा कोई, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इस पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगाते हैं तो इसके इस जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इसका क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। जिस बल से हम खींचते हैं उसी बल से यह क्या करता है, अपोज करता है। इसे हम कहते हैं Fr, ये रिस्टोर करता है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स हम बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या है, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। बातें क्लियर? तो हम जो ये हमारा इस पे क्या काम करने लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स। इसी रिस्टोरिंग फोर्स का हम नाम देंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे ही लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। बातें क्लियर? इसको हम एक ग्राफ की सहायता से भी देख सकते हैं। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ थोड़ा सा एडजस्ट कराते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक इस तरीके से ग्राफ है, जो कि आप सभी लोग देखते होंगे जनरली, ठीक। ये ग्राफ क्या करता है कि हम ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा हम इसको साफ रफ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। इसको छाप ले, मिटाए, देखिए। तो देखिए इसके बीच हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, एक ग्राफ हम खींचते हैं, प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ जनरली सभी लोग आप लोग जानते हैं, ग्राफ है ये हमारा, यहाँ से कुछ उठ करके आया, ये ऐसे गया। ये ग्राफ हम खींचते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड ये जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं इंटर, ये आर पी पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ हमें यह दिखाता है कि अगर हम कहते हैं कि जैसे कि यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है आर,
और यहाँ पर जो इसका मिनिमम ग्राफ है, जो मिनिमम ऑप्टिमाइज है, तो मिनिमम यहाँ पर हम क्यों देखें, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कोई भी अगर मॉलिक्यूल जो है वह इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो इक्विलिब्रियम के लिए रहने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल का जो कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है, उस मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए उसको क्या करना है, उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही क्या उसको किस में लाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाती है। तो यहाँ पर इसके जो पोटेंशियल एनर्जी खींचा है हमने, जो ग्राफ प्लॉट किया है पी पोटेंशियल एनर्जी आर के बीच, जो ग्राफ हमें दिख रहा है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर इसे, तो ये कह सकते हैं कि हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, ये मिनिमम है। इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे हम कह सकते हैं इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर नॉट। डिस्टेंस कौन सी है, आर नॉट। ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, किसमें है, इक्विलिब्रियम। हम ये देखते हैं कि जैसे हम कहीं पर भी इसका ये तो ये हमारा पार्ट, ये इस साइड का जो हमारा दिख रहा है, ये पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव होगा, और इधर जो दिख रहा है इधर सब क्या होगा, नेगेटिव। परंतु हम देखते हैं चाहे जिधर देखें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, अगर कहीं पर भी देखें, चाहे इस साइड जाए चाहे इस साइड जाए, तो हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ता जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है तो इसके बीच की जो दूरियां होती है, कुछ कहीं पर घट जाती है, कहीं पर बढ़ जाती है। तो ये इसकी जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं आर नॉट। इसकी जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट। सभी ये डिस्टेंस क्या है, आर नॉट, आर नॉट। मतलब कि ये अभी जब भी है इक्विलिब्रियम, जैसे हम इस पे कोई एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाते हैं, ये इसी को हम कहते हैं, जो हमारे या एक्सटर्नल लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण बना रहता है। जैसे ही फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, जैसे हम खींचते हैं तो इसके बीच की क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है। दूरी जब बढ़ गई तो देखो दूरी बढ़ गई ग्राफ। जैसे ही दूरी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि इससे तुरंत जैसे ही दूरी बढ़ी तो ये उसको क्या करता है, अपोज करने के प्रयास करता है, अपोज करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं इसके बीच जो, ध्यान देना, किसी भी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच की अगर थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, जिसकी दूरी को अगर हम वेवलेंथ को देखें तो लगभग में 10 के पावर -10 के डिस्टेंस के आसपास ये लोग रहते हैं, एटलीस्ट 10 के पावर -10। तो इसकी जो दूरी को अगर हम बात करें, जब दूरी बढ़ जाती है, खींचा हमने, दूरी बढ़ी इनके बीच की, जैसे ही इन लोगों के बीच की दूरी की बढ़ी, जिसे हम कहते हैं लॉन्गेट कर दिया, खींच करके लॉन्गेट किया तो इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ी। जैसे ही डिस्टेंस इसके बीच की बढ़ी तो वहां पर इन दोनों, इन सभी के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच जो उत्पन्न होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा करके इधर खींचा, ये जो फोर्स के बाद जो ये वाला मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स हमें देखने को मिलता है, उस फोर्स को हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स यहीं से मिलता है, इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। या फिर इसको हम लॉन्गेट करना करके उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस करेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी। जब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, तो उनके बीच जो फोर्स मिलेगा, उसके बीच जो फोर्स मिलेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, और सॉरी रिपल्सन फोर्स। इसके बीच जो फोर्स मिलेगा उसको हम रिपल्सन फोर्स कहेंगे। अगर इसके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है, तो उसके बीच क्या देखने को मिलता है हमको, अट्रैक्शन फोर्सेस। बातें क्लियर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके बीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।